अस्सलामु अलैकुम। ये प्रोग्राम है द लेजेंड्स और इसमें हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिन्होंने अपने शोबों में कमाल खिदमात सर अंजाम दी और आज वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की जानिब से पेश किया जाता है, जिन्होंने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ली है कि वो सिंध की तहजीब व सकाफत को महफूज करें। मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे निसार मेमन साहब। निसार साहब इस प्रोग्राम के रूह रमा भी हैं, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं और आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में रहमत दी है उनका ताल्लुक नशरियात की दुनिया से है। बुनियादी तौर पर वो एक ब्रॉडकास्टर हैं और साथ ही उनका कलम भी बहुत जोर आवर कलम है। बहुत रेडियो के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट्स तहरीर किए हैं और यूँ कहना चाहिए कि ये जो तहरीर करने का जो फ़न है, मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स उन्होंने लिखे हैं या रेडियो की जो वो रेडियो में जैसे वो आए, ये उनको एक तरह विरासत में ये चीज़ मिली है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। आप हैं जनाब नजमुल हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया, आज यहाँ तशरीफ़ लाए और आज यकीनन आपके साथ आपका जो एक अरसा गुजरा है रेडियो में, एक तवील अरसा और बड़ा कामयाब सफ़र है आपका रेडियो का, उस हवाले से बात भी होगी। मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि नजमुल हसनैन साहब जो हैं, इनको इनके तमाम रफ़क़ाए कार या दोस्त अहबाब जो है नजमी साहब कह कर बुलाते थे, तो अब हम इन्हें भी अपने इस प्रोग्राम में नजमी साहब कहेंगे। और मुझे नजमी भाई से एक बात ये याद आई निसार, हमारे एक और बहुत ही अच्छे, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, यावर मेहदी साहब, वो भी पूरी दुनिया के लिए यावर भाई थे। यावर भाई, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, ख़वातीन, और इस बारे में वो काफ़ी एक दफ़ा रंजीदा से हुए कि उन्होंने कहा कि मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ कि जिसने मुझे पहली दफ़ा भाई कहा था। हर खातून मुझे आके भाई कहती है। तो बहरहाल नजमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ बातें आपके साथ करेंगे, कुछ आपके बचपने से शुरू करते हैं, आज तक की बातें करते हैं। ये कैसा सफ़र था, ये क्यों आपने ये सफ़र इख्तियार किया रेडियो का ख़ास तौर पर। तो बहरहाल वो जैसे होता है ना कि पूछना चाहते हैं कि बचपना आपका कहाँ गुजरा। मैं पैदा हुआ, एक प्रिंसली स्टेट थी जावरा, ये सेंट्रल इंडिया में थी, मध्य प्रदेश आज कहलाता है वो। तो अब आप पूछे कि वो कौन सी जगह थी, तो वो रतलाम एक बहुत मशहूर जगह है, उससे कोई 32 मील दूर थी, रियासत थी, मैं वहाँ पैदा हुआ। और स्कूलिंग भी आपकी वहीं हुई? नहीं, बस 2-3 साल इब्तदाई हुए कुछ स्कूलिंग। मेरे दादा जो थे मरहूम, वो सेंट्रल इंडिया के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे उस ज़माने में। तो उनको एक स्कूल दिया गया था बनाने के लिए, उसका नाम था बार हाई स्कूल। बार हाई स्कूल, बाद में वो मैंने खुद महात्मा गांधी हाई स्कूल बनते हुए देखा। तो उस स्कूल में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। चूँकि ये मेरे दादा के अंडर में था, तो वो बिल्कुल मुझे लगता था जैसे, साथ ही मेरी कोठी थी, उसका नाम था ठाकुर ताल की कोठी।
जिसमें मैं पैदा हुआ था। वहाँ खेलते रहते थे हम, और स्कूल में भी खेलते रहते थे। तो तनवीर साहब, कुछ ऐसा हुआ कि उसकी लाइब्रेरी के दरवाजे टूटे हुए थे। तो उस दरवाज़ों से मैं छुट्टी के दिनों में, बड़ी तेज़ हवाएं चल रही होती थी, मैं उस दरवाजे से अंदर घुस के, और जो लाइब्रेरी की अलमारी जो टूटी हुई होती थी, उनमें से वो किताबें निकालता था, बच्चों के लिए होती थी। तो मेरी उम्र उस वक़्त मुश्किल से 6-7 साल थी, और मैं किताब एक पढ़ने लगा कहानी, और इतना रोया मैं पढ़ के वहाँ लाइब्रेरी में, अकेला, दूर दूर कोई आदमी नहीं, इतना रोया मैं उस किताब को पढ़ के। ये थी द हैप्पी प्रिंस एंड अदर स्टोरीज, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर स्टोरीज। उसकी किस बात पर रुलाया आप? हाँ, उसकी किस बात पर रुलाया मुझे? वो पूरी कहानी रोने वाली थी। वो एक खुशदिल शहजादा कहते थे उसे। तो वो, उसका बुत खड़ा हुआ था, उसमें पतरे थे सोने के चढ़े हुए, और उसकी आंखें जो थी वो सफायर्स की थी, और उसके दांत जो थे वो डायमंड्स के थे। तो एक अबाबील रात को वहाँ से गुजरा। ये आखिरी अबाबील था, इसलिए कि बारिशें पड़ने वाली थी, और अबाबील बारिशों में मर जाते हैं, तो वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बारिश ना हो। तो वो जाके शहजादे के एक पतरे पे बैठ गया, सोने की जो पतरा था। अच्छा, ये शहजादा वो था जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। वो समझता था दुनिया बड़ी खूबसूरत है। जब उसका बुत बनाया गया तो उसने बाहर की दुनिया देखी। तो वो बुत जो था, तो वहाँ एक कतरा पानी का पड़ा अबाबील पर। तो अबाबील ये समझा कि बारिश शुरू हो गई। उसने कहा यार मैं मर जाऊँगा। मेरे दोस्त वहाँ मिस्र में जो अहराम हैं उनके धूप सेकते होंगे वहाँ जाकर, और मैं यहाँ फंस गया हूँ, मर जाऊँगा। तो उसने कहा, आवाज़ आई कि नहीं तुम मरोगे नहीं, ये मेरे आंसू में हैं। तो उसने कहा कि तुम रो रहे हो? उसने कहा हाँ। क्यों? कहने कि मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा मकान, उसको सारा शहर नज़र आता था, खिड़कियाँ खुली होती थी, वो हर चीज़ देख रहा होता था। तो उसको मैं देख रहा हूँ कि उस मकान में एक बच्चा बीमार है, उसके माँ के पास दवा के पैसे नहीं है। तो तुम एक मेरा डायमंड निकालो मेरी आँख से और उसको दे दो जाके। फिर डायमंड निकाला, दे दिया। फिर उसने कहा कि अब मैं देख रहा हूँ कि एक राइटर है जो एक किताब लिख रहा है और वो भूखा है, तो उसको जाके मेरा एक दूसरा डायमंड दे दो, दे दिया उसने। उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि पुल जो है उसके नीचे बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, वो भूखे सो रहे हैं, ये मेरे पत्थर सारे जो है ये काट के निकाल के उनको दे दो। सब हो गया। तो इसके बाद ये हुआ कि दूसरे दिन म्यूनसिपल कमिश्नर आया, वो कह रही तो बहुत बड़ी चोरी हो गई, इसके तो दोनों वो भी ख़त्म हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि दूसरा बुत बना देते हैं। तो उन्होंने कहा म्यूनसिपल कमिश्नर ने कि किसका बनेगा? तो एक चमचे ने कहा हुजूर आपसे ज़्यादा कौन इस लायक है कि उसका बुत बने, आपका बना देते हैं यहाँ। तो उससे कहा ऐसे फेंक दो, फेंक के वो कहा ऐसे गलाओ। तो गलाया जब उसको, तो दो चीज़ें, एक चीज़ नहीं गली उस बुत की, वो उसका दिल था, वो निकला, बाकी सारा बुत गल गया। तो उन्होंने उसको कूड़े पे फेंक दिया, वहाँ एक परिंदे की लाश भी पड़ी हुई थी। तो अल्लाह ने कहा उस दिन फरिश्तों से कि दो चीज़ें दुनिया से सबसे खूबसूरत जो हैं वो मेरे लिए ना हो, वो एक दिल और परिंदे की लाश ले गए। अल्लाह ने कहा हाँ, ये जो है ये इस तरह से मेरे गीत गाया करेगा मेरी जन्नत में, और ये जो है इसको भी मैं जन्नत में जगह।
तो ये सारी कहानी जो थी वो ऐसी थी, इसने मुझे बहुत रुलाया। वाह। अच्छा, ये फरमाइए कि आपने फरमाया कि इब्तदाई तालीम आपने उस इलाके में हासिल की, वो दादा साहब के जो आपके मरहूम उनके स्कूल में, फिर आप हिजरत का ज़माना आ गया, हिजरत हो गई। अच्छा, यहाँ जब आप पाकिस्तान आते हैं तो सीधे कराची पहुँचे? अच्छा, तो ये कोई 8-9 साल उम्र होगी आपकी? कितनी उम्र थी? मेरी उस वक्त उम्र थी कोई 8-9 साल। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा जी। यहाँ फिर तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ? हाँ, मैं अब आपको एक बात बताऊँ, ये जानकर आपको बड़ी हैरत होगी कि बात चीज़ों में बहुत जवाल आया। उसमें से एक चीज़ तालीम थी। उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते थे वो नहायत अच्छे स्कूल समझे जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल थे। मैं जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ उसमें मैंने, वो मिडिल स्कूल था और उसका टीचर था मेजर सिकंदर मिर्ज़ा, मशहूर सिकंदर मिर्ज़ा जो थे उनका हम नाम, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दैट। उसके बाद उसमें आए थे एच सिद्दीकी, हामिद हुसैन सिद्दीकी, जो मरी के किसी उसमें जाके बाद में वो लगे। तो स्कूल बहुत अच्छे थे। तो मैंने जो कुछ भी सीखा वो फिर यहाँ अपने उस्तादों से सीखा। जैसे मेरे एक उस्ताद थे, बहुत बड़े शायर थे, उनका नाम था सबा मथरवी। तो मैंने पहला जो मजमून मैंने जो पहला मजमून था वो था, कराची में एक नुमाइश थी, लगी थी यहाँ, जो पुरानी नुमाइश कहलाती है ना, वहाँ एक नुमाइश लगी थी। वो मैंने बचपन में देखी है, मतलब वही 8-9 साल की उम्र में, कायदे आज़म के मज़ार के करीब। तो वो नुमाइश, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा सबसे मजमून लिखो, तो सबने मजमून लिखा। तो मेरा मजमून उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बाकायदा वो रेडिंग से लिखते थे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बैग कर। ये बड़ी अजब चीज़ होती थी, बैग कर, यानी अब तुम कहीं और चले गए हो, तुम अब मजमून अपने उस पर नहीं रहे। तो इस तरह मैंने अपने उस्तादों से बहुत सीखा। अच्छा, अब आपने इब्तदाई तालीम भी हासिल कर ली। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं तो उसके बाद तयन करते हैं कि उन्होंने आगे किस शोबे की तालीम हासिल करनी है, और अगर वहाँ फिर वो तयन ना कर सकें तो ज़ाहिर ग्रेजुएशन के बाद फिर सोचते हैं कि अब क्या करना है। तो आपने जब ये इब्तदाई मराहिल तय कर लिया और ग्रेजुएशन हो गई, तो फिर जाहिर है कि अब ज़िंदगी की भागदौड़ में आपने भी अपना हिस्सा डालना था। तो वहाँ आके आपने फिर क्या सोचा? ग्रेजुएशन के बाद फिर जाहिर है कि मुलाजमत का सोचा? मैंने मुलाजमत का सोचा। अभी पाकिस्तान में ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मैंने ग्रेजुएशन भी की, लेकिन 1965 में मैंने रेडियो में मुलाजमत की। ये मैं आपको पहले से आगे से बता रहा हूँ, आगे की बात। तो पाकिस्तान बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, नया पाकिस्तान बना था। तो उस ज़माने में मेरे वालिद रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो चुके थे एज ए प्रोग्राम असिस्टेंट, जो बराबर होता था प्रोड्यूसर के। प्रोग्राम असिस्टेंट डिजिग्नेशन था, वो बराबर होता था प्रोग्राम प्रोड्यूसर के। तो वो हो चुके थे। तो वो और सैयद नहीं बल्कि कुतुब साहब, जिन्होंने शुगर टेक्नोलॉजी में एमएससी किया था, वो डायरेक्टर थे, स्टेशन डायरेक्टर शुगर टेक्नोलॉजी में एमएससी किया था उन्होंने। और वो नहायत कमाल के ब्रॉडकास्टर थे। तो हर 5वें दिन कहा करते थे कि नसरुल्लाह खान को नया प्रोग्राम। तो इन्होंने देखता चला गया, सबसे पहले इन्होंने लिखना शुरू किया। हसनैन कुतुब, जी हसनैन कुतुब, कुतुब साहब का हसनैन कुतुब जी।
आपका भी नाम उसी बोर्ड पे है। इनका नाम भी उसी बोर्ड पे है। हाँ, भरत भरत और 20वां नंबर भी नहीं है बाद में। अच्छा, हसनैन कुतुब साहब जो थे वो उनसे कहते थे तो ये प्रोग्राम लिखा करते थे, तो मैं उनके पास बैठ जाया करता था। अच्छा, उनकी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं ना ये करूँगा, लिखने पढ़ने का काम ना करूँ। चाहते थे कि मैं बैंकर बनूँ बहुत बड़ा और ये ना करूँ। खैर, मैंने इसे शुरू कर दिया और लिखना पढ़ना चोरी चोरी छुपे छुपे मैं करता रहता था। मुझे बैंक में मुलाजिम करा दिया। जब मुझे बैंक में मुलाजिम करा दिया तो मुमताज़ हसन, जिनका आपने कभी 1 रुपये के नोट पे दस्तखत भी देखे हों, सेक्रेटरी थे मालियात के, लेकिन उनके पास नेशनल बैंक जिस वक्त था, तो मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मेरे घर पर आए, तो उनका हाथ पूरा सूजा हुआ था। तो वो बहुत नरम दिल आदमी थे। वो कहने लगे कि बात होने लगी, तो उन्होंने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, बस मुझे ये फिक्र है कि ये मेरा एक ही बेटा है, मैं उनका एक ही बेटा था। तो उन्होंने कहा ये किसी तरह अपने पाँवों पर खड़ा हो जाए अच्छी जगह। तो खैर वो बातें करते रहे। जब हम बाहर जाने लगा तो कहने कल मेरे पास आना नेशनल बैंक। मैं उनके पास पहुंचा और 2 घंटे बैठा रहा बाहर, चपरासी जाने। इसके बाद वो देखा, पूरे जब लोग से खड़े हो गए, गले से मिले मुझे, कहने कि मैंने तुम्हारा नाम पहली जो ब्रांच नेशनल बैंक की बाहर बन रही थी, किसी जगह बन रही थी मुझे भूल गया, तो उसमें मैंने तुम्हारा नाम रखा है ट्रेनिंग सुपरवाइज़र उस ब्रांच में। तो तुम यहाँ सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग करोगे और जाने के बाद वहाँ सुपरवाइज़र का जॉब संभालोगे। 5 आदमी थे उस बैंक में, 5 आदमी कुल जाने थे, जिनमें से उन्होंने मुझे भी रखा। मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन मैं रेडियो में, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा बैंकिंग में, मुझे बैंकिंग पसंद नहीं आई। अच्छा, अब ये ज़माना आपको मैं निसार साहब और तनवीर साहब, आपको मैं ये ज़माना बताऊं कि ये वो है जिस वक्त कैलकुलेटर नहीं बने हैं। रुपया पैसा आनाज, रुपया आने पाइज, रुपीज आनाज पाइज होते थे, तो वो रजिस्टर अभी तक हैं और नया पैसा आ गया है। खैर, मैंने पहला मेरी जो ब्रांच थी वो कॉटन एक्सचेंज ब्रांच थी, तो मैंने कॉटन एक्सचेंज ब्रांच में काम किया। तो उसके जो मैनेजर थे, जब भी मैं उनके पास जाता था, उनके यार तो मुझे बैंकर नहीं लगते, हमेशा ही कहते थे। अनवर इलियास साहब उनका नाम था। नॉट ए बैंकर, विल नेवर बी ए बैंक, भाग जाओगे यहाँ से। उनको एप्टीट्यूड नजर आया होगा। हाँ, वो सारा। अच्छा, दूसरा ये कि मेरे अब वहाँ एक प्रोग्राम होता था जिसको अहमद रुश्दी, जिसमें अहमद रुश्दी ने गाया था बंदर रोड से के माड़ी देखो चलिए घोड़ा गाड़ी। बच्चों का प्रोग्राम? नहीं, बच्चों का नहीं था, ये शाम रात को होता था, ह्यूमर प्रोग्राम था। तो उसमें उसने गाया था बंदर रोड से के माड़ी चलिए घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। उस प्रोग्राम में, उस ज़माने में मैंने अपना एक स्किट दिया, वो जनाब वाला बड़ा, उसका चेक मिला। तो वो चेक सारे जो होते थे मैनेजर के पास आखिर में जाते हैं, तो चेक देखा नजमुल हसनैन, उससे बोला उसको, तो है ये चेक कहाँ से आया है तुम्हारा? तो मैंने कहा सर ये मुझे रेडियो पाकिस्तान से मिला है। किस बात पे? मैंने कहा इस बात। मैंने कहा ना तुम यहाँ नहीं रहोगे, भागोगे यहाँ। रेडियो में नौकरी हुई, मैंने अप्लाई किया और मुलाजिम हो गया। अच्छा, अंसार नासिरी साहब
अख्तर हुसैन रायपुरी, आप दोनों ने नाम सुना हुआ होगा। अख्तर हुसैन रायपुरी, अंसार नासरी और जफ़र हुसैन साहब, ये मेरे बोर्ड में थे। और मैंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान मेरा पहला नंबर था, ईस्ट और वेस्ट में। तो इनाम सिद्दीकी जो थे, बहुत बड़ा पुलिस था वो 15वें नंबर पर था, इनाम सिद्दीकी। तो जाहिर है कि वो उसी तरह से लिस्ट फिर ज़िंदगी भर चलती है, सीनियरिटी उसी तरह से चलती है। तो मैं रेडियो पाकिस्तान में आ गया 1965। जंग से ज़रा पहले, जंग से ज़रा पहले मैंने शायद जनवरी में की। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि कमाल की ज़िंदगी थी। मैंने अपने घर में ही रेडियो देखा था। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं, मेरे वालिद साहब जो थे नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने वो ड्रामा लिखा था पहले फेस्टिवल का, पहला लाइट हाउस के महाफिज, लाइट हाउस के महाफिज, वो बुखारी ने किया था, ज़ेड बुखारी साहब ने। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनका आसान यूं था कि उसका टेप आ गया था, आप एडिटिंग कर सकते थे। अच्छा, जब बुखारी के जमाने में, इसका मतलब ये हुआ कि जब माजिद भाई ने उसको किया है तो टेप आ चुका था। ओके, टेप आ चुका था। मैं जब रेडियो पर गया हूँ तो अभी डिस्कें जो काटने वाली मशीन थी वो लगी हुई थी वहाँ। रज़ाक आखिर फिर बाद में सुना है कि वो जाब मुहिउद्दीन ने भी किया। दरअसल ज़रा सुनने वालों को या देखने वालों को ये हम बहुत शॉर्ट करके बता रहे, एक ड्रामा रेडियो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था जो नज़मी साहब के जो वालिद बुजुर्गवार थे नसरुल्लाह खान साहब, उन्होंने तहरीर किया था। और उसमें उन्होंने बड़ा कमाल का एक तजुर्बा किया कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें दो ही किरदार हैं और दोनों मर्दाना आवाज़ें थी उसमें। और वो जो रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल थे ज़ेड बुखारी, उन्होंने वो किरदार अदा किए थे, दोनों किरदार उन्होंने अदा किए। और खुद ज़ेड बुखारी बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे, बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर। और ये जो ड्रामा है इसका आज तक शोहरा है, आज तक इसकी मिसाल दी जाती है, उसकी सलाहकारी की, उसकी एडिटिंग की, या उसकी जो कहानी लिखी गई थी, जो स्क्रिप्ट था, वो आज भी जो नए ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए एक तरह वो उसका जिक्र किया जाता है। तो आप जरा आप तफसील से बताइए कि वो आपके वालिद साहब ने तहरीर किया था। मेरे वालिद ने तहरीर किया था। उस वक्त मार्टिन को बड़े साफ सुथरे मकान बनाए थे, यानी इतने सुथरे और साफ। मार्टिन रोड वाले जो गार्डन ईस्ट में पाकिस्तान क्वार्टर्स बड़े खूबसूरत थे, वो बड़े थे। और ये मार्टिन रोड के मकान, तो मेरे वालिद मार्टिन रोड के मकान में रहते थे। उसका नंबर था 175/1 मकान का। तो बुखारी साहब वहाँ आते थे और एक, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लुटे पुटे आए थे पाकिस्तान। तो हम एक चटाई ला के और बिछा देते। बुखारी साहब उस चटाई पे कोनी के बल लेट जाते थे, मेरे वालिद साहब बैठे होते थे। उन्होंने दिन भर लिखा होता था तो बुखारी साहब सुनाते थे। तो बुखारी साहब अपनी वही घरशार आवाज़ में, इसको यूँ करो, ऐसे करो। आगा नासिर साथ होते थे जो बाद में निधि बने रेडियो के। तो खैर 7 दिन के बाद वो ड्रामा मुकम्मल हो गया। तो बुखारी साहब ने उसको लपेटने के बाद बगल में रखा और कहने लगे, नसरुल्लाह खान तेरी चटाई में जो 1 घंटा लेट जाए आदमी, उसको अल्लाह जन्नत में जगह देगा। मैं तो 7 दिन लेटा, 7 रातें लेटा हूँ। तो बड़े अच्छे ज़माने। अच्छा, अब आप जो जिक्र कर रहे थे वो भी ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये वो दौर है जब रेडियो में अभी रिकॉर्डिंग का वैसा निज़ाम शुरू नहीं हुआ जैसा आज होता है कि आपको ये सहूलत है, आप रीटेक कर रहे हैं, आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं और उसकी वो एडिटिंग बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। अभी ये सहूलत नहीं आई है जो निसार साहब जिक्र फरमा रहे हैं। जी, ये डिस्क कटिंग होती थी, एक डिस्क होती थी
जिसकी कटिंग होती थी, हर डिस्क की होती है कटिंग, तो उस पर रिकॉर्ड होती थी। हाँ, टेप नहीं था, एक थाली थी। थाली थी जिसमें रिकॉर्ड हो जाती थी चीज। ये 2 या 3 दफा बज सकती थी। अच्छा। हाँ, ये 2 या 3 दफा बजती थी, चौथी दफा फिर ये खराब होना शुरू होती थी। वो इसमें क्रैकल्स आने शुरू होते थे। क्रैकल्स कितना अच्छा याद आया ये रे, क्रैकल्स आने शुरू हो जाते थे और फिर 7, 8, 10 मरतबा के बाद फिर वो सुनाई भी नहीं देता। तो अच्छा, एक मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, और हमारी बदकिस्मती है तो कहीं हमारे वो स्टोर्स में वो चीज़ें थी, फिर पता नहीं उनके नीलामी हुए। डिस्क कटर से पहले कोई वायर रिकॉर्डर होता था जो हमने नहीं देखा। हाँ, तार पे रिकॉर्डिंग। ये बाद में आया चंद दिन के लिए। यानी इट इज बिफोर डिस्क कटिंग और आफ्टर डिस्क? नहीं, आफ्टर डिस्क कटिंग। अच्छा, चंद दिन के लिए, चंद अच्छा सालों के लिए आया, एकदम गायब हुआ फिर जो वो आ गया। हमने वो equipment मैग्नेटिक टेप, हाँ, और टेप रिकॉर्डर आ गए और बड़ा। लेकिन मुझे आपकी बात से एक और बात ये ख्याल आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि वो जो डिस्क बनाई जाती थी वो 2-4 मरतबा ही चलती थी, उसके बाद वो क्वालिटी लूज करता और वो क्रैकल्स वगैरह और उसकी नॉइज, पकौड़े तलने की आवाज आने लगती थी। ये सही कहा। ये जो रिकॉर्डिंग आज मौजूद है इस ड्रामे की बुखारी साहब की आवाज में, ये कैसे फिर हम तक में नहीं, वो इस तरह पहुंची है कि पहली बार तो लाइव हुआ होगा ना? हाँ, जब ड्रामा हो गया ये, कहने मतलब ब्रॉडकास्ट हो गया ये ड्रामा, और तो इसको फिर दूसरी बार उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ऐसा अब तक जो पहुंचा है उसमें भी हल्के हल्के क्रैकल से हैं। नहीं, ये ऑफ दी, हम लोग अपने गाँव में याद है लाइव प्रोग्राम को हम ऑफ द एयर भी रिकॉर्ड कर लिया करते थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि वहाँ लाइव भी जाओ और साथ साथ डिस्क भी कर रही हो? तो वही मसला, फिर वही एक्चुअली मसला ये है इस हमारी इस गुफ्तगू का कि नजमी साहब, जैसे मैंने आपको तारुफ करवाया कि नशरियात की दुनिया के बड़े अजीम प्रोड्यूसर, और निसार मेमन साहब जो हैं बड़े मायनार ब्रॉडकास्टर रहे, मेरा भी ताल्लुक रेडियो से रहा, तो अब रेडियो वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि बात वो आम सामीन तक वो कन्वे नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल अच्छा चले, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई। ये बहुत जबरदस्त एक मार का तुला रहा। ये बड़ा अजीब सा सवाल किया उन्होंने कि जब ये वो जमाना है कि अच्छा, ये लाइट हाउस के मुहाफिज आपके नौकर होने से पहले, आपके जॉब करने से पहले की बात है, वो मेरे बचपन की, ठीक है ना? तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो पहली बार वो चीज लाइव गई तो फिर क्या उन्होंने दोबारा से उसको रिकॉर्ड किया, या ये वही ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है जो पहली बार हुई? और नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि जब टेप आ गया तब हुआ? जब नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बुखारी साहब वाली आवाज में है, हाँ? वो तो उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग एक्चुअल उसमें कर दी, जो बिल्कुल बगैर किसी उसके गई। दूसरी रिकॉर्डिंग जो थी उन्होंने प्रोजेक्ट कर ली जब टेप आ गया तो। अच्छा। वो जब टेलीविजन शुरू हुआ उस वक्त भी उनके पास ये रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं थी, लाइव प्रोग्राम होते थे। रेडियो में भी ऐसा होता था और बड़े बड़े लतीफ़े खासतौर पर ड्रामे वगैरह में, चूँकि हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, माफ कीजिएगा। वो ये कि जिस हसनैन कुतुब वाली बात पे मैंने कहा कि उस पर आपका भी नाम है, उस पोस्ट पे उस पर आपका भी नाम है, ये मैं बताना भूल गया। हाँ, उसमें आपका भी नाम है जी। मैं ये सोच रहा था, बात मेरे दिमाग से निकल गई, क्या हाँ, मैं ये कह रहा था कि बड़े बड़े लतीफ़े होते थे लाइव ब्रॉडकास्ट में, इसलिए कि बाज़ औक़ात आपका 20 सफ़े का स्क्रिप्ट है और वो 15 मिनट में ब्रॉडकास्ट होना था, पता चला कि अभी 12 मिनट हुए तो 15 सफ़े मुकम्मल हो गए, या 15 मिनट हो गए और अभी तक 8 सफ़े बाकी गए, और इस तरह के टेलीविज़न पर भी इस तरह कई। मुझे याद आ रहा है, बात थोड़ी सी बदल जाएगी, कि वो अलिफ नून जो प्रोग्राम होता था, नन्ना और कमाल साहब करते थे, उसमें वो जो खावर थे, नन्ना जो कहलाते थे, उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम हो रहा था और मैं स्क्रिप्ट भूल गया।
कि करना क्या है और बोलना क्या है। तो लेकिन हाजिर दिमागी से उन्होंने कहा अलन यार तू ठहरना, मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ, है 1 मिनट। और ज़रा से ऑफ कैमरा हुए और जल्दी से स्क्रिप्ट में देखा कि लिखा क्या है। अब उसको याद आ गया, हाँ, अब वापस आ गया, हाँ क्या बात हो रही थी। उसने कहा पानी पिया है यार, मेरे लिए भी ले आता। और गिलास नहीं, तू भी जा पिया। ठीक है ना। तो इसी तरह उस जमाने में जब आपने रेडियो में मुलाजमत शुरू की तो ज्यादा प्रोग्राम जो है आपके वक्त में तो टेप आ गया था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। लेकिन फिर भी लाइव होता था, ड्रामा लाइव होता था, प्रोग्राम लाइव होती थी। यानी मैंने इस कदर ड्रामे लाइव किए हैं। इतने ड्रामे मैंने लाइव किए। और ड्रामे को हमारे मैं बिल्कुल बहुत आज़ादी से आऊँगा कि मुझसे एक बड़ा ड्रामेटिस्ट, बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट मेरे वक्त में था वहाँ मौजूद। उसका नाम था रज़ी अख्तर शौक। रज़ी अख्तर कमाल के शायर थे, कमाल के। यूसुफी साहब ने जिक्र किया है उनका, उनकी इंतकाल पर यूसुफी साहब खुद पहुँचे थे पूरे शहर। वो जो थे तो बहुत कमाल के, लेकिन उनका काबू नहीं था उस पर मशीनों पर। तो वो हर दफ़ा कुछ न कुछ वो करते थे, मतलब गड़बड़ हो जाती थी। एक दफ़ा ये हुआ कि वो साइड में आपने देखे थे एक बटन दूसरे से लगे हुए, पैनल जो होता था जिस पर बैठते थे, तो साइड में एक बटन होता था, उससे एक बटन दबा हुआ था तो उनका ड्रामा भी जा रहा था और कव्वाली भी साथ जा रही थी। अच्छा, आपने जिक्र निकला है, उनके लिए ये क्यों मशहूर था? मेरे भी अफसर रहे हैं वो, लेकिन वो तब तक ड्रामे से तायब हो गए थे, अफसरी में आ गए थे, तो प्रोड्यूसरी पे, तो फिर जब प्रोग्राम मैनेजर बन जाता है तो फिर वो कलर की हो जाता है। तो वो उनका मशहूर था, उनके हर ड्रामे में कुत्ते की आवाज़ और झींगर की आवाज़ और ये ज़रूर होता था। ऐसा था। वो एक मरहूम हमारे दोस्त थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका नाम था अजीम सरवर। उनका उनसे हमेशा झगड़ा चलता था। ये उन्होंने मशहूर किया हुआ था कि यार इनका ड्रामा बड़ा आसान होता है। एक घड़ी होती थी टिक 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 टिक, और एक कुत्ते की आवाज़ होती थी और जिगर बोल रहे होते थे। हाँ, तो वो अजीम सरवर का बनाया हुआ था। वेरी एक पत्थर जो इधर आया है तो इस सोच में हूँ। हाँ, मेरी शहर में वो उसमें अजीम सरवर ने कहा था एक माचिस इधर आई है तो इस सोच में हूँ कि मेरी इच्छा किस किस का घर जलाऊं।